अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम एक नई चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जब आप डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, स्पेशली इन एस फॉर हाना के अंदर। ईसीसी के अंदर तो शायद ये वाला सिनेरियो नहीं आएगा, क्योंकि ईसीसी के अंदर बहुत सारी जो है ना वो ऐसी इम्प्लीमेंटेशन, स्पेशली जो लेजर से रिलेटेड है, वो इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप एस फॉर हाना का कोई भी वर्जन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, खासतौर पर 1909 और इसके आसपास का 1909 और 2020 और 21 या इससे 18 से 2018 का कोई वर्जन हो, जब आपने डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग सारी इम्प्लीमेंट कर ली, मीन्स कि उसकी जितनी भी सेटिंग्स अगर हम उसको देखें, आप ये देखें कि डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग के अंदर ये हाना 2020 का वर्जन है। और आप अगर आते हैं यहाँ पे, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जनरल लेजर अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग, इसके अंदर ये जितनी भी ऑप्शन है, मेरा मकसद यहाँ पे ये सिखाना नहीं है कि डॉक्यूमेंट सेपरेटिंग को कैसे एक्टिवेट किया जाता है या कैसे जो है ना इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। मुझे सिर्फ एक गलती की निशानदेही करना जो है ना वो मकसूद है कि ये अगर गलती जो है आपसे हो रही है तो उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए। आपने ये सारी इम्प्लीमेंटेशन, सारी ऑप्शन जो है ये यूज़ कर ली, आपने जीएल्स को भी क्लासीफाई कर लिया, आइटम कैटेगरीज भी बता दी कि जी प्रॉफिट सेंटर के ऊपर होगा, बिजनेस एरिया के ऊपर होगा, डॉक्यूमेंट सेटिंग, डॉक्यूमेंट टाइप्स बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऐड होती हैं, ज़ीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट जो है वो भी आपने इसके अंदर क्रिएट करके डाल दी। और इससे अलावा जो भी बाकी हैं, और अल्टीमेटली आपने इसको अपने कंपनी कोड के अगेंस्ट एक्टिवेट भी कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेट होता है, मीन्स के वो डीएक्टिव नहीं था आपके कंपनी कोड के अगेंस्ट, ये भी कर लिया। लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल मैंने ये सारी इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, फिर भी जब मैं आप इस वक्त मैंने अपने सिस्टम को उस एरर मोड के अंदर रखा हुआ है जिसमें ये एरर है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये एरर जो है वो ये कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट सही किया जाएगा। मिसाल के तौर मैं अब एक ट्रांजैक्शन करता हूँ FB60 के अंदर, ये मेरा वेंडर आ गया, और फॉर एग्जांपल मैं 600 पाउंड के अगेंस्ट एक ट्रांजैक्शन बुक करता हूँ, 1002 400 पाउंड का, और ये कॉस्ट सेंटर आ गया 110101। और इसी तरह फिर एक और जो है वो E1002 कर लें, या चले 3 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम 200 डाल देते हैं, और यहाँ पे हम कॉस्ट सेंटर जो है वो डालते हैं 110104। ये दो कॉस्ट सेंटर हैं। और अगर आप इनके प्रॉफिट सेंटर को देखें, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डॉक्यूमेंट सेपरेटिंग के इस वक्त जो है वो मैंने की हुई है प्रॉफिट सेंटर लेवल के ऊपर, तो ज़ाहिर बात है कि जब ये दो डिफरेंट प्रॉफिट सेंटर हैं, तो इसका मतलब है कि इसके अगेंस्ट एटलीस्ट, यानी कि एक ये वाली लाइन जिसके अंदर ये वाला प्रॉफिट सेंटर होगा, प्लस ये वेंडर की लाइन या अकाउंट्स पेएबल या रिकॉन्सिलेशन की लाइन होनी चाहिए, और इसी तरह एक प्रॉफिट सेंटर के अगेंस्ट ये, और उसके अगेंस्ट पे एक ये उसके साथ जो है वो वेंडर की लाइन होनी चाहिए। मीन्स के चार सब लाइनें एटलीस्ट क्रिएट होनी चाहिए। देखते हैं कि क्या ये सिस्टम इसको जनरेट करता है कि नहीं। आप डॉक्यूमेंट में जाएं, अगर आप सिर्फ सिमुलेट करेंगे तो फिर डॉक्यूमेंट सेपरेटिंग बेशक एक्टिव हो, सारा कुछ सही भी हो, फिर भी वो नहीं दिखाएगा। डॉक्यूमेंट सेपरेटिंग को देखने के लिए आपने सिमुलेट इन जनरल लेजर में जाना है। जब हम ये करते हैं तो आप देखेंगे कि फिर भी इसने हमें डॉक्यूमेंट को स्प्लिट नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि ये वेंडर रिकॉन्सिलेशन अकाउंट ये डिवाइड हो जाता 400 के अगेंस्ट और 200 के अगेंस्ट, और ये दोनों प्रॉफिट सेंटर जो हैं वो उस वेंडर के लाइन आइटम के अगेंस्ट जो है ना ये पॉपुलेट हो जाता। अब ये देखें, प्रॉफिट सेंटर की लाइन ये जो है वो, इसके अंदर कोई प्रॉफिट सेंटर नहीं है वेंडर की लाइन के अगेंस्ट। तो अगर मैं कल को मेरा जो रिकॉन्सिलेशन अकाउंट है, वेंडर रिकॉन अकाउंट जिसको हम आमतौर पर बैलेंस शीट आइटम कहते हैं, तो अगर मैं कोई बैलेंस शीट जनरेट करना चाहूँ प्रॉफिट सेंटर वाइज, तो वो मैं नहीं सही जनरेट कर सकता, क्यों? क्योंकि वेंडर के सारे लाइन आइटम जो हैं वो मेरे प्रॉफिट सेंटर से खाली होंगे, तो वो मेरी रिपोर्ट सही नहीं आ सकती। तो इसलिए अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट, स्पेशली बैलेंस शीट जो है वो जनरेट करना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली आपके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्यूमेंट सेपरेटिंग को एक्टिव करें। तो हम बात कर रहे हैं कि ये इसका जो मेन एक कॉज है जहाँ बहुत सारे और एरर होंगे, उसका एक एरर उसमें ये भी है
कि आपने जो एक्सटेंशन लेजर की कॉन्फ़िगरेशन की हुई है उसके अंदर एक आपने एरर किया, एरर जो है वो आपसे हो गया। मींस कि अगर हम इसके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ आए और ये देखें कि इस जो आप लेजर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इसके बाद ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, फिर लेजर्स और ये लेजर्स और ये डिफाइंड सेटिंग फॉर लेजर इन करेंसी टाइप्स। इस वक्त जो मैंने अपनी कंपनी कोड को लीडिंग लेजर, तो आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ही आप कंपनी कोड क्रिएट करते हैं तो वो खुद ब खुद ही उसको असाइन हो जाता है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। एक मैंने अपनी कंपनी कोड को एक नॉन लीडिंग लेकिन स्टैंडर्ड लेजर जो है वो भी असाइन किया हुआ है, वो 2L है और उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल आप देख लें, कोई इसके अंदर मसला नहीं है। एक मैंने अपनी कंपनी कोड को लेजर असाइन किया हुआ है, वो है K5 जो कि एक्सटेंशन लेजर है। इस वक्त मैं ये नहीं बता, इसके ऊपर हम जाएंगे कि ये एक्सटेंशन लेजर क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, या उसके अंदर आप किस तरह की जो है वो इसके नॉन लीडिंग लेजर से या नॉन लीडिंग स्टैंडर्ड लेजर से किस तरह मुख्तलिफ है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये बाकी सारे स्टैंडर्ड हैं, यहाँ पे ये एक्सटेंशन लेजर है और इसको हमने कन्फिगर किया हुआ है लाइन आइटम विद टेक्निकल नंबर इसके ऊपर। एक्चुअली इसके अंदर क्या गलती है कि इसके अंदर गलती ये है कि आपको आपका हर एक्सटेंशन लेजर जो है वो किसी न किसी स्टैंडर्ड लेजर के अगेंस्ट होना चाहिए। मींस कि आपका कोई भी एक्सटेंशन लेजर जो है वो कभी भी बिल्कुल एक अकलौती हैसियत में नहीं हो सकता। उसके लिए ज़रूरी है वो कि वो किसी न किसी, ये जो आपने जितने भी स्टैंडर्ड लेजर क्रिएट किए हुए हैं, जैसे आपका ये एफ एक्स एक स्टैंडर्ड लेजर है, एफ वाई आपका एक स्टैंडर्ड लेजर है, तो इस एक्सटेंशन लेजर को आपको इस स्टैंडर्ड लेजर के अगेंस्ट या इसके मातहत लेके आना है। तो उसके लिए एस ए पी ने एस फरहाना के अंदर एक फील्ड दी हुई है अंडरलाइंग लेजर। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपका एक्सटेंशन लेजर है, लेकिन यहाँ पे कोई उसकी जो है ना इसको नहीं मेंशन किया गया कि ये किसके अगेंस्ट होगा। तो आप ये देखेंगे ये सारे के सारे जो हैं ये स्टैंडर्ड लेजर यहाँ पे दिए हुए हैं, कोई एक स्टैंडर्ड लेजर चूज कर लें ताकि उसकी जो रिपोर्टिंग है या उसके लाइन आइटम्स जो हैं या उसके जो रूल्स हैं वो इसके ऊपर एप्लीकेबल है। नॉर्मली क्या होता है कि हम ज़्यादातर जो आपका लीडिंग स्टैंडर्ड लेजर है वो यूज़ करते हैं, लेकिन आप नॉन लीडिंग स्टैंडर्ड लेजर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मसलन ये 2L जो है ये नॉन लीडिंग लेकिन स्टैंडर्ड लेजर है, ये AO जो है ये नॉन लीडिंग लेकिन स्टैंडर्ड लेजर है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट करें अगर मैं एज इसको लीडिंग ही यूज़ कर लूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, अभी मैं इस स्क्रीन को यहाँ से निकलूंगा नहीं, इसको इधर ही रखेंगे। इसके ऊपर भी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब हम इसी ट्रांजैक्शन को दोबारा जो है ना वो हम FB60 के अंदर एक नई स्क्रीन के अंदर पोस्ट करके देखते हैं कि अब हमने अपने एक्सटेंशन लेजर को एक अंडरलाइंग लेजर जो है ना वो असाइन कर दिया 600 और E1002 इसको हमने 400 असाइन किया और कॉस्ट सेंटर जो है वो हमने 110101 असाइन कर दिया। और इसी तरह आप चाहें तो वही GL ले लें, E1003 भी ले चलें, 3 ले लेते हैं, इससे खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 200 और यहाँ पे हम 110104 जो है वो इसको हम ये असाइन कर देते हैं। तो अब ये देखें कि आपके ये दो प्रॉफिट सेंटर डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि इस डॉक्यूमेंट को स्प्लिट हो जाना चाहिए आप द बेसिस ऑफ प्रॉफिट सेंटर। तीन ही चीज़ें आपको पता है कि प्रॉफिट सेंटर की बेस पे स्प्लिट कर सकते हैं, बिजनेस एरिया या सेगमेंट के ऊपर जाके आप डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर सकते हैं। इसको इनिशियली मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि ये प्रॉफिट सेंटर की बेस पे स्प्लिट हो, क्योंकि मैंने बिजनेस एरिया को इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, सेगमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, इसलिए मैंने सिर्फ इसी को चूज़ किया। अब मैं इसको स्प्लिट करता हूँ, डॉक्यूमेंट सिमुलेट करता हूँ। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसका मैं टोटल ले लेता हूँ और इसको मैं प्रॉफिट सेंटर की बेस पे सब टोटल करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि एक मेरा ये प्रॉफिट सेंटर है, उसके अगेंस्ट ये दोनों
वेंडर रिकंसिलिएशन अकाउंट और ये वाला जीएल आ गया, और एक ये वाला प्रॉफिट सेंटर है 110102, उसके अगेंस्ट वेंडर रिकंसिलिएशन अकाउंट और वही वाला दूसरा जीएल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का ये आ गया। इसका मतलब है कि अब मेरा जो वेंडर रिकंसिलिएशन अकाउंट है या जो सप्लायर अकाउंट है, जो हर बिजनेस पार्टनर या वेंडर के अगेंस्ट असाइन होता है, तो अब उसके हर लाइन आइटम के अगेंस्ट एक प्रॉफिट सेंटर जो वो है वो जनरेट हो गया। अच्छा, ये तो मेरा मकसद हल हो गया आपको बताना कि कभी आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो और उसके अंदर अगर आपने अपनी कंपनी कोड को कोई भी एक्सटेंशन लेजर जो है वो असाइन किया हुआ हो, तो आप देखिएगा कि क्या उस एक्सटेंशन लेजर को जो है वो कोई अंडरलाइंग लेजर असाइन है कि नहीं। अगर नहीं तो आप उसको जाके सही कर लें। अब आ जाते हैं इस एरर के ऊपर। आपने ये तो कर लिया, लेकिन अब आप वो देखना चाहते हैं कि एरर असल में था क्या। हो सकता है कोई और वजह हो, ये तो मुझे एक वजह पता थी जो मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर आपने इम्प्लीमेंट किया और आपको नहीं वजह पता, तो आपने यहाँ पे आके इससे वापस नहीं जाना, बल्कि आपने इसके ऊपर ये एक्सपर्ट मोड का एक बटन है, इसको दबाएं। और एक्सपर्ट मोड के अंदर अगर आप देखेंगे तो सिस्टम आपको ये राइट साइड पे ये सारे एरर्स बताएगा कि क्या वजह है कि ये एरर्स हैं सिस्टम में, जिसकी वजह से ये नीचे जो है ये डॉक्यूमेंट सेपरेटिंग जो है ये एक्टिवेट नहीं हो रही। तो आप ये देखें, वो कह रहा है कि करेक्ट द कस्टमाइजिंग सेटिंग फॉर लेजर, यूनिवर्सल जर्नल के अंदर जो लेजर है उसकी सेटिंग सही करें। और यहाँ पे उसने एरर को बिल्कुल क्लियर कर दिया। वो कह रहा है कि नो अंडरलाइंग लेजर असाइन टू लेजर K5। आपका जो K5 लेजर है उसको कोई अंडरलाइंग लेजर जो असाइन नहीं किया गया। इसका मतलब है कि अगर हम उसको असाइन कर दें, और अंडरलाइंग लेजर सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन लेजर को असाइन होता है, वो आपके स्टैंडर्ड लीडिंग या स्टैंडर्ड नॉन लीडिंग लेजर को वो असाइन नहीं होता। तो आप यहाँ से भी इसके अलावा भी अगर फर्ज करें कोई और गलती है, तो वो भी आपको यहीं पे ही एक्सपर्ट मोड के अंदर जो है वो पता चल जाएगी। जब आप वो एरर करेक्ट कर लेंगे, तो आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलें इसको ऐसे करते हैं, इसको वापस जाके हम इसको पोस्ट करते हैं, पोस्ट कर दिए। और अब हम /NFB03 के अंदर इस डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले करते हैं। तो ये देखें, ये डॉक्यूमेंट है जो कि इंटर हुआ। और अगर हम इसका ये जनरल लेजर व्यू देखें, इसको जीएल व्यू को सिंगल क्लिक करके देखें, तो ये आपका डॉक्यूमेंट जो है ये आपके प्रॉफिट सेंटर। अब ये देखिए, इसकी सारी लाइनों में प्रॉफिट सेंटर आ गया। हालांकि हमने कॉस्ट सेंटर सिर्फ 2 ही लाइनों में डाला था, बाकी जो 2 लाइनें थी वेंडर की उसके अंदर नहीं था, लेकिन सिस्टम ने इन दोनों को अब पॉपुलेट कर दिया प्रॉफिट। इसका मतलब है कि अगर हम बैलेंस शीट जनरेट करेंगे या कभी भी रिपोर्ट चलाएंगे वेंडर रिकंसिलिएशन के ऊपर प्रॉफिट सेंटर वाइज, तो वो हमारी रिपोर्ट 100% एक्यूरेट होगी। अब इसके साथ अगर आप वो अदर लेजर्स में चले जाएं, तो वो सारे लेजर्स जो मेरी कंपनी कोड को साइन हुए हैं, ये 0L लीडिंग है, ये बाकी कुछ एक्सटेंशन लेजर हैं, और इसके अंदर कहीं नॉन लीडिंग लेकिन एक्सटेंशन लेजर स्टैंडर्ड लेजर जो है वो भी असाइन हुआ है मेरे सिस्टम को। एक्सटेंशन प्रेडिक्टिव लेजर, चलें अभी वो दे याद नहीं आया है कि वो कौन सा, लेकिन कहने का मकसद है कि आप किसी को भी क्लिक करेंगे, K2 को क्लिक करते हैं या चलें अब K5 को ही क्लिक करते हैं, ओके करें, तो अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है लेजर K5, और वो बता रहा है कि पोस्टिंग इन लेजर 0L। 0L से मुराद है कि ये अंडरलाइन लेजर है जो इस K5 को असाइन हुआ है और उसके अगेंस्ट ही आपको रिपोर्ट दिखा रहा है। तो मैंने कोशिश की कि एक मैंने गलती जो है वो मैंने नोट की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। तो मैंने कहा कि चलें ये भी मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। तो जो जो कोई ना कोई और मेरे जहन में कोई ऐसी बात आएगी जो मुझे महसूस हो कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद फीडबैक के लिए या मज़ीद आपके जहन में अगर कोई और बात हो कि जो आप समझते हैं कि इस चीज़ को हमें ज़रूर जो है वो उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे शेयर करनी चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका नॉलेज मिले, ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं। जो मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस डिस्प्ले कर आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तो उस वक्त तक आपसे अल्लाह हाफ़िज़।